फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. In the previous lecture we have discussed about RNA. अब हम आगे उसकी टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन हम स्टार्ट से भी थोड़ा सा RNA को पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए उसकी आगे टाइप्स की भी। RNA like DNA, RNA is a polymer of ribonucleotides. DNA की तरह RNA जो है वो भी पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, the RNA molecule occur as single strand which may be folded back on itself to give it a double helical character. DNA के बारे में हमने पढ़ा था कि DNA is a double stranded molecule, right? But the RNA is a single stranded molecule. ठीक है, RNA जो है वो single stranded molecule है, लेकिन बाद में folded back हो जाता है, ठीक है, on itself, और folded होने की वजह से वो क्या है, एक डबल हेलिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है हमें, जस्ट लाइक द DNA, राइट? The nitrogenous bases form the usual complementary pairing cytosine and guanine and uracil with adenine. ठीक है, RNA is synthesized by DNA in a process known as transcription. इसमें क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस की जो पेयरिंग है, जैसे DNA में हमारे पास थी, साइटोसिन के साथ गुआनिन अटैच होता था और एडेनिन के साथ थायमिन अटैच होता था। ठीक है, RNA के अंदर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। RNA के अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर थायमिन की जगह हम लोग सिर्फ यूरासिल यूज़ होता है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ जो है यूरासिल जो है वो यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ थायमिन इन द केस ऑफ RNA, राइट? RNA is synthesized by DNA in a process known as transcription. अब हमारे पास क्या है, RNA जो है वो कहाँ से बनता है? सबसे पहले हमारे पास DNA का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास DNA से RNA बनता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब हम आगे इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ RNA, थ्री मेन टाइप्स ऑफ RNA हमारे पास हैं। ठीक है, तीन मेजर टाइप्स हैं RNA की। वन इज द मैसेंजर RNA, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में mRNA। ठीक है, next we have transfer RNA abbreviated as tRNA. थर्ड वन वी हैव द राइबोसोमल RNA, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं rRNA से। ठीक है, मतलब जो उनका फर्स्ट वर्ड है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं, बाकी RNA को हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे। All these three types of RNA are synthesized from DNA in the nucleus and then move out in the cytoplasm to perform their specific function. अब ये जितने भी तीन टाइप के RNA हैं ये DNA में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज फ्रॉम DNA से सिंथेसाइज होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि RNA मॉलिक्यूल जो DNA से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, DNA से सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, लेकिन जितने भी RNA के मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंथेसाइज, इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? इनकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस में। उसके बाद जो है वो वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये जितने भी टाइप्स के RNA मैंने आपको बताए हैं इन सब का अलग अलग फंक्शन है। आगे हम इन सब की डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन और हम देखेंगे कि कौन से टाइप के RNA का क्या फंक्शन है, राइट? अब हम मूव ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैसेंजर RNA। ओके बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैसेंजर RNA ये। ठीक है, अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा है, मैसेंजर मींस मैसेज से निकला हुआ, मींस दैट इट कन्वेज मैसेज। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स इट टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म द पार्टिकुलर फंक्शन। अब होता क्या है मैसेंजर RNA, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी सेलुलर और इसका ये जो जितने डिफरेंट टाइप के RNA इनका बेसिकली रोल किस चीज़ में, आपने पढ़ा होगा कि जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसमें आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ा था राइबोसोम। आपको पता होगा आपने जब उसके फंक्शंस पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। ठीक है, तो ये जितने टाइप्स के RNA हैं ये असल में बनते हैं DNA से एंड आफ्टर दैट ये कन्वर्ट ये यूज होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट? लाइक हमारे पास ये DNA का मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखना मुश्किल होता है बट चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। ये DNA हमारे पास, ठीक है, इससे क्या बनता है, हमारे पास बनता है RNA
आरएनए बनता है। आफ्टर दैट इन आरएनए की जो 3 टाइप्स है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, आरएनए से हमारे पास किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, हमारे पास प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, while the process of the formation of protein from the RNA is known as transcription। ठीक है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, सॉरी, डीएनए से आरएनए के फंक्शन बनने को, और जो सेंसेस है प्रोटीन की आरएनए से, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए का जो नेम इंडिकेट कर रहा है। अब मैसेंजर आरएनए हमारे पास करता क्या है, हमारे पास जो डीएनए होता है उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ जीन्स। तो जीन्स के पास जो सीक्वेंस होती है वो कॉपी कर लेता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और उसके बाद जब वो सीक्वेंस जीन से ले लेता है, कॉपी कर लेता है मैसेंजर आरएनए, तो वो मूव आउट कर जाता है राइबोसोम के पास। ठीक है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास चला जाता है, और वहां पे जो है वो राइबोसोम के पास जाते हैं। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना। तो जो राइबोसोम्स है उसी जो मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके, जो वो कॉपी करके लाया है जेनेटिक मैसेज न्यूक्लियस से, ठीक है, उसको यूज करके वो एक पार्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट टेक जेनेटिक मैसेज लेके जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास साइटोप्लाज्म में। ठीक है, टू फॉर्म द पार्टिकुलर प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम्स में, वेयर अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म द स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब फिर क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं उसी मैसेज के अकॉर्डिंग जो कि मैसेंजर आरएनए लेकर आता है। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। This type of RNA consists of single strand of variable length। ये जो टाइप मैसेंजर आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसकी वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब डिफरेंट लेंथ होती है। हर अगर हमारे पास छोटी प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है हमने तो इसकी भी लेंथ छोटी होगी। ठीक है, इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन्स एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग द मैसेज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो लेंथ है ये डिपेंड करती है हमारे जीन के साइज पे। ठीक है, और उस पर डिपेंड करती है कि हमने कितनी प्रोटीन की किस लेंथ की प्रोटीन हमें चाहिए, किस साइज की प्रोटीन हमें चाहिए, उसी हिसाब से मैसेंजर आरएनए का साइज होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ 1000 अमीनो एसिड्स, अगर हमने एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना है 1000 अमीनो एसिड्स का, तो मैसेंजर आरएनए विल हैव द लेंथ ऑफ 3000 अमीनो न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होगी वो कितनी होंगी, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जो मैसेंजर आरएनए है वो जब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस वहां से कॉपी करता है, तो वो सीक्वेंस जो है इसके अंदर मैसेंजर आरएनए के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, जिसको हम कोडोन का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो कोडोन है ये स्पेसिफिक होता है हर पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए सपोज जो इसका फर्स्ट अमीनो एसिड हर प्रोटीन, सपोज इसका जो पहला कोडोन है वो होता है AUG। ठीक है, जो कि क्या करता है, बिकॉज एवरी प्रोटीन है फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन। ठीक है, मिथ्योनिन के लिए होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारे पास प्रोटीन हमने बनानी है 1000 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है, उसके लिए हमें लेंथ कितनी चाहिए, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। बिकॉज एक अमीनो एसिड के लिए हमारे पास 3 कोडोन होते हैं, तो हमारे पास 1000 अमीनो एसिड्स के लिए फिर कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 से, तो हमारे पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। उसकी जो है हमारे पास लेंथ बता दी गई है, सॉरी बता दी गई कि जो टोटल आरएनए में है उसकी कितनी हमारे पास प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% प्रेजेंट होता है हमारे पास। अब आगे हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करवाता है, ट्रांसफर आरएनए का जो नाम से ही इसकी भी इंडिकेशन हो रही है दैट इट कैन ट्रांसफर समथिंग। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज में होता है। ठीक है, इट कंप्राइजेस अबाउट 10 to 20% ऑफ द सेलुलर आरएनए। जैसे मैसेंजर आरएनए 3 to 4% था। ठीक है, टोटल आरएनए की अगर हम लोग इसके 100% देखें तो वो 3 to 4% था। इस तरह ट्रांसफर आरएनए जो है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास है 10 to 20% ऑफ द टोटल of the cellular RNA. Transfer RNA molecules are small, each with the chain length of 75 to 90 nucleotides. Transfer RNA molecules जो होते हैं वो small होते हैं। इनकी chain length कितनी होती है, इनकी chain length होती है 75 to 90 nucleotides पे जो है ये मुश्तमिल होता है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, एंड
It comprises about 10 to 20% of the cellular RNA. It transfers amino acid molecules to the site where peptide chains are being synthesized. अब होता क्या है, वो हमारे पास, वो तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास मैसेज को कॉपी करके ले आया है वहाँ से। अब हमने जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक जो है अमीनो एसिड्स भी ज़रूरी होते हैं। अमीनो एसिड चाहिए सबसे पहले हमें, तो वो कौन करवाएगा, वो ट्रांसफर आरएनए करवाएगा। ये ट्रांसफर करवाएगा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। अमीनो एसिड्स को लेकर जाएगा हमारी बॉडी में से, जहाँ जो भी अमीनो एसिड चाहिए उसको लेकर जाएगा, जहाँ पर भी पेप्टाइड चेन्स सिंथेसाइज हो रही हैं। देयर इज वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड के लिए जो है वो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होगा। सो द सेल विल हैव एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए बिकॉज वी हैव 20 अमीनो एसिड, हमने पढ़ा था ना बेसिकली, इसलिए एटलीस्ट जो है हमारे पास 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर होते हैं। ट्रांसफर आरएनए पिक्स अप अमीनो एसिड्स एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम वेयर दे आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए भी राइबोसोम में गया, अब फिर ट्रांसफर आरएनए वहाँ पे अमीनो एसिड्स लेकर जाने हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए पे मैसेज होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। आरएनए फिर क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को लेकर जाते हैं और ट्रांसफर करते हैं राइबोसोम्स पे वेयर दे लिंक टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन, जहाँ वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करते हैं और इसी तरह वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव द राइबोसोमल आरएनए, इट इज द लास्ट टाइप ऑफ द आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आर से आपको पता चल रहा है, आर से राइबोसोम, उसके अंदर मैसेंजर मींस मैसेज कन्वे करना, ट्रांसफर। और यहाँ पे जो है इसको पढ़ लेते हैं, राइबोसोमल आरएनए क्या है। इट इज द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन दी सेल। ये आरएनए के अंदर जो मेजर पोर्शन है ना वो राइबोसोमल आरएनए का होता है, और ये इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन दिस सेल एंड मे बी अप टू 80% ऑफ टोटल आरएनए। इसकी क्या होती है परसेंटेज, 80% ऑफ टोटल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास होता है 10 to 20%, मैसेंजर आरएनए हमारे पास होता है 3 to 4%। Now it is strongly associated with the ribosomal protein where 40 to 50% of it is present. It acts as a machinery for synthesis of protein. अब ये क्या करवाता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। हमारे पास मैसेंजर आरएनए का रोल हमने पढ़ लिया, ट्रांसफर आरएनए का भी पढ़ लिया कि वो अमीनो एसिड्स लेकर आ रहा है। अब इसकी सिंथेसिस कौन करवाएगा, सिंथेसिस हमारे पास करवाएगा राइबोसोमल आरएनए, मींस कि अमीनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड में उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। इट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन, हमने पढ़ लिया। इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये मशीनरी के तौर पे एक्ट करता है, एज अ मशीनरी एक्ट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स इनटू स्पेसिफिक प्रोटीन, राइट। आगे अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इट इज दी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, ये क्या है, बहुत इजी सा ये भी टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर की। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन उनकी शर्त क्या होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। ये नहीं कि दो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होगा, नो दैट इज नॉट कॉन्जुगेट। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे जो, ठीक है, वो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसकी आगे देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में कंबाइन विद प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, अब आप देख लें हमारे पास दो कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है। हमारे पास प्रोटीन हो सकती है, लिपिड हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। इनके जब आपस में मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एक दूसरी कैटेगरी के साथ तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दैट कार्बोहाइड्रेट्स में कंबाइन विद प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जगह हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में सपोज ग्लूकोज, तो हम इसमें ग्लाइको लिख देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से जो ग्लूकोज को जो इंडिकेट कर रहा है मीन्स कार्बोहाइड्रेट को, और प्रोटीन्स के आगे प्रोटीन्स लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो हैं ये मिलके एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं।
ओके एक ये हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स है। और विद लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स, और जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड से कंबाइन करते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, हमारे जो है बॉडी के अंदर जो सेक्रीशंस हैं, सेलुलर सेक्रीशंस हैं, वो क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं इन नेचर। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंटेग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, दोनों जो है ये क्या इंटेग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा तब आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं बाहर वाले, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी होती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में। लिपोप्रोटीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जैसे इसका भी नेम इंडिकेट कर रहा है, लिपो मीन्स लिपिड से निकला हुआ है और प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स आपको पता है जिसके अंदर ये जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है इसके अंदर लिपिड्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे। formed by the combination of lipids and proteins are basic structural framework of all types of membrane in the cells। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स इन दी सेल्स। आगे देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैव स्पेसिफिक अफिनिटी फॉर बेसिक अमीनो फॉर बेसिक प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ अफिनिटी होती है बेसिक प्रोटीन्स के लिए। तो फिर क्या मतलब, ये भी एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स के साथ। सो दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। लाइक न्यूक्लिक एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स के साथ तो हमारे पास कौन सा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है, इट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। द न्यूक्लियोहिस्टोन्स, आपने डीएनए, आपने क्रोमोसोम का पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स ही होगा। और आपको पता है इसके अंदर जो सबसे मेजर कंसंट्रेशन प्रोटीन, जो सबसे मेन टाइप है वो कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हम इसको न्यूक्लियोहिस्टोन भी कह सकते हैं बिकॉज प्रोटीन्स की जगह बस इन्होंने यहाँ पे हिस्टोन्स लिख दिए। आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, न्यूक्लियोहिस्टोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स में। These conjugated proteins are not only the structural but also functional significance। अब ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये सिर्फ जो है स्ट्रक्चर में रोल प्ले नहीं करती, इनकी अलग से एक फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन के अंदर इनका बहुत रोल है, किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का। अब हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इसमें पढ़े, उनके अलग अलग फंक्शंस भी देख लिए। लाइक हमने पढ़े ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। अब आगे इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। दिस सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल इज कॉल्ड। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर विद इन द सेल, इसको हम कंप्लीट को क्या कहते हैं, इन सब के सम को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म। सेकंड है डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो है बेसिक एलिमेंट्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आप लोगों ने जब पीछे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ी तो आप लोगों ने वहाँ ये पढ़ा था कि जो बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो क्या है, कार्बन। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आएगा कार्बन। थर्ड वन वी हैव all the amino acids have an amino group and a carboxyl group attached to the same dash atom। हम लोगों ने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो इतने भी अमीनो एसिड हैं उनके अंदर अमीनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अटैच होते हैं सेम अल्फा कार्बन के ऊपर। तो जो इसका आंसर हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन। फोर्थ वाला देख लेते हैं। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर कौन सा है, इट इज सेलुलोज। एडेनिन, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आर डबल रिंग्ड बेसिस आर कॉल्ड। एडेनिन और गुआनिन जो है ये डबल रिंग बेसिस है, इनको क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। अदर वन इज पिरिमिडिन्स। लेकिन इसमें एडेनिन और गुआनिन की बात की है डबल रिंग की, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है प्यूरिन। अब अगला देख लेते हैं। सेकंड वन इज द राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। उन्होंने कहा है कि ट्रू और फॉल्स बतानी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स, और अगर कोई फॉल्स है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी ये बताना है। फर्स्ट इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द आयनाइज्ड आर इन आयनाइज्ड फॉर्म, इट इज ट्रू। सेकंड है द कोवेलेंट बॉन्ड अमंग टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो
दो मोनोसेक्राइड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं? नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान बनता है मोनोसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको तो हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली अमीनो एसिड की दरमियान बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, और इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दी कोवेलेंट बॉन्ड अमंग टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थर्ड वन देख लेते हैं, ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज प्लांट स्टार्च। नो, ये फॉल्स है। जो हमारे पास सेलुलोज होता है, सॉरी एनिमल स्टार्च जो है, ग्लाइकोजन जो हमारे पास है वो हमारे पास है एनिमल स्टार्च। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन डीएनए मॉलिक्यूल। इट इज फॉल्स, हमने ये पढ़ा था कि जो एडेनिन है वो पेयर अप होती है थायमिन के साथ, ठीक है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ। तो ये करेक्ट सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट है डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू पॉलीसेक्राइड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एंड इट इज ट्रू। आगे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम दी कार्बोहाइड्रेट सूटेबल एज फूड फॉर मैन। उन कार्बोहाइड्रेट्स का बताएं जो कि ह्यूमंस के लिए सूटेबल है। ठीक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट इज स्टार्च, सेकंड इज सुक्रोज एंड थर्ड वन इज लैक्टोज। जो स्टार्च है वो इजीली अवेलेबल होती है फ्रूट्स में, ग्रेन सीड्स में, ट्यूबर्स में, और जब उनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास स्टार्च क्या हमें देता है? ग्लूकोज देता है। आगे है सुक्रोज। सुक्रोज जो हम टेबल शुगर जो हम अपने घर में रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है? एक डाइसेक्राइड है, और जब उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड मीन दे कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइडल यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आगे लैक्टोज है, ये भी ऐसे ही है, ये मिल्क शुगर है। ठीक है, मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस है इट इज ये जो मिल्क के अंदर स्वीटनेस है वो लैक्टोज की वजह से होती है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लूकोज, इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, सेकंड है व्हाई आर फैट्स कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड्स। फैट्स को है हम कंसीडर क्यों करते हैं दैट दे आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स? फैट्स आर कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फैट्स जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड है। सेकेंड, दे हैव लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, thus fats store double amount of energy as compared to same amount of carbohydrates. थर्ड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। थोड़ा सा बता देते हैं, मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन एज वेल एज प्रोटीन्स। और इसका जो लास्ट पे फंक्शन बता देते हैं कि मैसेंजर आरएनए टेक्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस टू राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, इन साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन। आगे हमारे पास है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। इसका ये आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लिख देना है, बेशक आप ये लिख सकते हैं या जो आपकी बुक में दिया गया है बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल ऑफ मैन। परसेंटेज ऑफ वाटर बताएं ब्रेन सेल्स ऑफ मैन के अंदर। सो द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स ऑफ मैन इज 85%। ये जो है, ये जो आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर टेबल्स दिए ना, ये उनमें से भी क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों ने उन टेबल्स को स्किप नहीं करना। ठीक है, कि ये नहीं आ सकते, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट, तो आप लोगों ने इसको लाजमी पढ़ना है। थोड़े से एक्सटेंसिव क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में हमारे पास पहला है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन फॉर लाइफ। ऊपर जो है हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ी, वो सारा आप इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड का भी हमने यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक पढ़ा, उसको देख लेते हैं। वो सारा आप इसमें लिख सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा, उसके आगे क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस हैं और हर चीज़ आप बता सकते हैं। वेयर इज द पॉलीसेक्राइड्स, ये देखिए, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी दिया गया है, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आपने जब स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको लेबल लाजमी करना है। ओके, दीज आर द पॉलीसेक्राइड्स। ये पॉलीसेक्राइड्स का आप लोगों ने यहाँ से लिख देना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास जो है एक रह गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में आप लोगों ने शॉर्ट नोट लिख देना है, ये भी आप अपनी बुक से करेंगे, जहाँ भी अमीनो एसिड का पोर्शन है जो आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा है। लेट मी टेल यू। जो प्रोटीन के पोर्शंस में आप लोगों ने पढ़ा था वो आप लोगों ने यहाँ पे बस लिख देना है, ठीक है। ये आप लोगों ने सारा एक्सप्लेन कर देना है और साथ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे या कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसी भी आपके क्वेश्चन में है तो वो आपने स्किप नहीं करनी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। In the next lecture we started our next topic, next chapter, which is enzyme. This is all about today. Thank you very much.